दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ को होकर जाता है। लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सियासत की चाबी हमेशा टंगी रहती है। पिछले महीने हम लोगों ने देखा कि भाजपा ने बहुत इंतजार कराते हुए पंकज चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। इसी के साथ-साथ एक सवाल जो पिछले 2 सालों से लगातार चल रहा था कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद कौन होगा? इस सवाल का जवाब भी बड़े चुपचाप तरीके से दे दिया नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर। इसके साथ ही लोगों में खलबली मच गई। नितिन नबीन का नाम बहुत से लोग जानते भी नहीं थे। जैसे ही नाम सामने आया, लोगों ने गूगल किया, उनके बारे में जानकारी निकाली, तो पता लगा कि नितिन नबीन भारतीय जनता युवा मोर्चा में बड़े पद पर रह चुके हैं और वर्तमान में बिहार की सरकार में मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। बहरहाल, जब नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, तो ये भी साफ हो गया कि खर मास के बाद जो 20 जनवरी, 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद की तारीख रखी गई हैं, उनमें उनकी ताजपोशी होना निश्चित है। साथ ही साथ संगठन में बदलाव बड़े होंगे, ये भी बात साफ तरीके से नजर आ रही है। लेकिन हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर 2026 में मकर संक्रांति के तुरंत बाद जैसे ही खर मास खत्म होगा, मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल दिखाई देंगे। यूपी का मंत्रिमंडल योगी की सरकार, जिसका विस्तार होने जा रहा है। 2025 के दिसंबर से ही ये खबरें लगातार सामने आने लगी थी कि इस बार जो विस्तार होगा, वो 2027 का ग्राउंड वर्क होगा। लेकिन और तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं कि कैबिनेट विस्तार क्या है, कैबिनेट विस्तार क्यों ज़रूरी है। तो उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि संविधानिक रूप से 60 मंत्री हो सकते हैं, जबकि सरकार में वर्तमान में 54 मंत्री यानी कि 54 मंत्री ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ऐसे में लगभग 6 मंत्रियों की गुंजाइश अभी योगी सरकार में दिखाई पड़ती है, जिस पर फैसला बेहद जल्द ले लिया जाएगा, या यूं कहें कि फैसला ले लिया गया है, लेकिन अभी बंद बस्ते में है। तो अक्सर लोग ये बात करते हैं कि क्या-क्या ध्यान रखा जाएगा यूपी के मंत्रिमंडल में और किस तरीके के मंत्री होंगे, क्या जातीय बैलेंस बनाया जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, सबसे पहले रीजनल बैलेंस को बनाया जाएगा। रीजनल बैलेंस में ये चीज़ें आती हैं कि किस तरीके से किस ज्योग्राफिकल एरिया का नेता है, एमएलए है, जिसको मंत्रिमंडल में लाया जाए, जिसको हम 2027 के फ्रेमवर्क से पाट सकते हैं। उसका सोसाइटी रिप्रेजेंटेशन कैसा है, सामाजिक व्यवहार कैसा है, ईज़ी एक्सेस जनता का है या नहीं, और ये सारी तमाम चीज़ें, परफॉर्मेंस कैसी है और संगठन के प्रति लॉयल्टी कैसी है, ये फैक्टर बीजेपी में हमेशा देखा जाता है। इसके उदाहरण आप लोगों ने देखे होंगे काफ़ी सारे कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को ये नहीं बताया जाता कि उसे कहाँ, किस काम में लिया जाएगा। उसको सिर्फ़ ज़िम्मेदारी दी जाती है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये रहता है कि लॉयल्टी टेस्ट हुआ है या नहीं और लॉयल्टी कितनी प्रूव हुई है। खैर, 2027 के ग्राउंड वर्क की जब हम लोग बात करते हैं, तो 2027 इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए, योगी सरकार के लिए उतना आसान नहीं है। इस बात को हम इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में ही जो संपन्न हुआ, अखिलेश यादव का जो परफॉर्मेंस चार्ट रहा, उसने भाजपा में खलबल मचा दी है। भाजपा में पूरी खलबली मचा दी है और भाजपा ये सोचने को मजबूर है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति या योगी गवर्नमेंट की स्थिति को कैसे सुचारू रूप से वापस ठीक किया जाए, ताकि बहुमत 2027 में हासिल करने में कोई खासी दिक्कत ना हो। बहरहाल, अखिलेश यादव का जो पीडीए फॉर्मूला है, वो इतना स्ट्रॉन्ग कई बार दिखाई पड़ता है कि बीजेपी उसको चैलेंज यकीनन मानती है, और तभी पंकज चौधरी के चुनाव में इतना समय लगा और उनको एक ओबीसी नेता के रूप में उभारा गया और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब हाल फिलहाल में अगर हम पिछले दिनों की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जो विधायकों की बैठक हुई है, जिसको ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है, उससे पहले ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी। उसमें काफ़ी चीज़ें देखने को आई। ब्राह्मण बैठक ने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बाद में उन्हें चेतावनी भी मिली और काफ़ी विवाद और काफ़ी तूल भी उस मामले ने पकड़ा। तो इस मामले में हम लोग ये समझ सकते हैं कि 2027 की राह बीजेपी के लिए फ़िलहाल के मायनों में इतनी आसान नहीं है।
लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास प्लस पॉइंट ये है कि वो वर्तमान में सरकार में है और अभी भी अगर हम आज की तारीख से बात करें तो लगभग 15 महीने का समय अगले चुनाव में है, सरकार चलाने में है। शायद कुछ ऐसा चमत्कार अगर बीजेपी करने में कामयाब हो जाती है जिससे जन समर्थन वो वापस हासिल कर सके, तो वो हर कोशिश करना चाहेगी और उसी की प्रक्रिया ये 2026 का मंत्रिमंडल विस्तार भी है और उसी के लिहाज से नेताओं को अपने साथ लाना, समाज को खुश करना, ज्योग्राफिकल एरिया को बांटना और या फिर आप कहें कि जाति विशेष समुदाय जो कास्ट सिस्टम दुर्भाग्यवश भारत में उत्तर प्रदेश में बिहार जैसे राज्यों में चलता आ रहा है। अब इसको पॉलिटिकल मजबूरी समझिए या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन राजनीति के परिप्रेक्ष्य से ये एक बेहद ज़रूरी चीज़ पार्टियों के लिए बन चुका है। अब मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज जैसी पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं, कोई भी कास्ट सिस्टम पर उतना ध्यान नहीं देती, कोई कम करती है, कोई ज़्यादा। लेकिन ये बात सच है कि सभी कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम के तहत चीज़ें करती हैं और किसके पास कितना वोट बैंक है, ये चीज़ें पार्टी के एक्शंस में ज़रूर दिखती हैं। हालाँकि सामाजिक मंच से भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों को नकारती है कि वो कास्टिज़्म की राजनीति नहीं करती, पर बहरहाल जैसे ही मैंने आपको कहा कि दुर्भाग्य भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम का यही है। अब कैसे चेहरे बीजेपी को चाहिए और कैसे चेहरे बीजेपी के पास हैं, इस मामलों में अगर हम बात करें तो संगठन से पुराने रिश्ते वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर वो बड़े रीजनल नेता जो दूसरी पार्टी से भी आए हैं लेकिन जनमानस पर अपना प्रभाव रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को संगठन में और यूपी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। नॉन कंट्रोवर्शियल हो, ग्राउंड कनेक्ट अच्छा हो और कास्ट फैक्टर तो जैसा कि जिसके बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं। तो संभावित नाम में भूपेंद्र चौधरी का नाम लगभग तय है। भूपेंद्र चौधरी पार्टी के पंकज चौधरी से पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनको एक्सटेंशन भी मिला। पार्टी में अच्छा खासा रुबाब है। और दूसरी बात ये कहें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों की एक जो सॉफ्ट नाराजगी नजर आती है, इसको पाटने की कोशिश भी भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर पूरी की जाएगी। पहले भी वो मंत्री रहे हैं, इस मामले में कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका कद बढ़ाया जाएगा, उनको अच्छा मंत्रालय और कैबिनेट रैंक मिलेगी ताकि पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां पर एक बड़ा तबका जाट समुदाय से आता है, उनको खुश किया जा सके। इसके साथ साथ इसी पश्चिम यूपी से ही अशोक कटारिया आते हैं, जो पुरानी योगी सरकार में परिवहन मंत्री भी रहे हैं। उनका नाम भी बेहद तेजी से चल रहा है और वो एबीवीपी में भी रहे हैं, पुराने संगठन के कुशल कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के कोर लीडर्स भी उनको पसंद करते हैं, तो अशोक कटारिया का नाम भी लगभग लगभग सामने है। बाकी बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिनके विभागों में फेरबदल किया जा सकता है, बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिनके विभाग बदल के उनको दूसरे विभाग दिए जाएंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको राज्य मंत्री से कैबिनेट में लाया जा सकता है। और कहीं न कहीं छोटी-मोटी आशंका ये भी है कि कुछ मंत्रियों का इस्तीफा भी हो सकता है, जिनका रिपोर्ट कार्ड कुछ ज़्यादा संतोषजनक नहीं रहा। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पश्चिम यूपी एंगल एक बड़ा फैक्टर इसलिए भी नज़र आता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल चुकी हैं इन कंपैरिज़न ऑफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और रही बात बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड से भी कोई चेहरा सामने ज़रूर हो सकता है। और अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो ये कोई नई बात नहीं है कि चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होना, चुनाव के समय आना या फिर आधे सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाए, उस बीच कुछ मंत्रियों को हटाया जाए और कुछ नए मंत्रियों को लाया जाए। तो इसको 2027 की एक तरीके से तैयारी ही कहेंगे और 2027 का ग्राउंड वर्क ही कहेंगे कि जो डैमेज कंट्रोल कहीं न कहीं हुआ है, उसको साधा जाए और उसका आकलन करके ये तैयारी की जाए कि किस तरीके से 2027 का चुनाव बीजेपी को लड़ना है। साथ ही अगर हम लोग बात करें संगठन की, तो ये बात जगज़ाहिर है, जो पार्टी का अध्यक्ष है, जब वो बदला जाता है, यानी कि पार्टी का जो मुखिया है, वो बदला जाता है या नया आता है, तो जगज़ाहिर ये बात है कि जो टीम होती है वो भी बदली जाती है और नई टीम आती है और नई टीम काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में 2 बड़े बदलाव ये देखने को मिले हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के साथ-साथ
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नबीन, दोनों नए होंगे और जब वो नए होंगे तो संगठन में बदलाव भी तेजी से दिखाई पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी हद तक जिला अध्यक्षों के नाम की सूची पहले ही आ चुकी है। जिला अध्यक्ष बदल चुके हैं, उन्होंने अपनी टीम भी बना ली है। कुछ जिले होल्ड पर हैं जहां पर जिला अध्यक्ष भी बदले जाएंगे या शायद नाम देखने को मिले, या हो सकता है जो पुराने हैं उन्हीं को रिपीट किया जाए। लेकिन संगठन में जो प्रदेश स्तर पर बड़े बदलाव हैं वो ज़रूर हमको देखने को मिलेंगे। बीच में एक समय ऐसा रहा कि एसआईआर के मुद्दे पर बात हुई और सरकार भी और पूरी भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पर व्यस्त रही। तो अब खरमास चल रहा है जो कि लगभग खत्म होने को है। मकर संक्रांति के बाद हमको कभी भी ये देखने को मिल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और ये नए चेहरे होंगे जिनमें 2 या 3 प्रमुख नाम मैं आपको बता चुका हूँ जो कि लगभग तय ही माने जा रहे हैं। लेकिन संगठन की अगर हम लोग बात करें तो आने वाला जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का समय है, ये वो समय रहेगा जिसमें संगठन के कुछ बड़े बदलाव हमको देखने को मिलेंगे और ये जो वो टीम बनेगी, ये 2027 में ग्राउंड रियलिटी को चेक करने और इलेक्शन जीतने के लिए उतरेगी। बहरहाल एक वो दौर भी आएगा कि सभी प्रत्याशी कवायद करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश में खासकर शुरू हो चुकी है कि सभी लोगों ने अपनी-अपनी कमर कस दी है कि भाई हम इस विधानसभा से टिकट माँग रहे हैं और जो कि चुनाव लड़ने जाएँगे। उसमें जो वर्तमान विधायक हैं वो भी हैं, जो चुनाव हारे हैं वो भी हैं, या उसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं सबको लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार चुनाव लड़ने का और टिकट माँगने का हक है। लेकिन जो संगठनात्मक टीम होगी, जो संगठन की पूरी बागडोर अपने हाथ में सँभालेगी, वो ये तय करेगी, ग्राउंड चेक करेगी कि किस नेता के पास कितना जनाधार है, किसकी बातों में कितना दम है और किस बात पर आके टिकट वितरण किया जाए। मेरा व्यक्तिगत अनुमान ये है कि तकरीबन मार्च से अप्रैल तक के महीने में सारे बदलाव जो उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा का रूप लेंगे, वो हमको अप्रैल तक देखने को मिल सकते हैं। अप्रैल तक स्थिति ये भी साफ हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी किस मन से लड़ना चाहती है। बहुत सारी डिबेट्स हैं इस मामले में, बहुत सारी विद्वानों की राय आती हैं, पत्रकारों की राय आती हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की राय आती हैं कि अलग-अलग जगह अलग-अलग चीज़ें नहीं पसंद करते, एक नेता दूसरे में ये मनभेद है, जातीय भेद है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं आखिरी में आकर बीजेपी की सबसे बड़ी बात ख़ासियत यही है कि वो लोगों से और नेताओं से इस तरीके का कनेक्ट बनाती है, इस तरीके का सामंजस्य बनाती है कि अंततः आकर सब कुछ ठीक हो जाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में पीडीए जो कि अखिलेश यादव का बहुत बड़ा फ़ॉर्मूला है और स्वयं अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से भारतीय जनता पार्टी कैसे पार पाएगी और 2027 का इलेक्शन कैसा होगा, ये देखने के लिए हमारे पास तकरीबन अब से 15 महीने हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार कैसा होगा? किस-किस का मंत्री बनना तय है? या इन नामों से अलग भी बीजेपी जैसे चौंकाने वाला काम करती है या वापस वही करेगी? और नए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में किस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ेगी? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी? धन्यवाद।